So students, our second heading is sowing. Before sowing the seed, we need to select the healthy and productive seeds. बच्चों, बोना यानी बीज बोना सबसे महत्वपूर्ण चरण है और इस चरण के दौरान हम सभी को एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेना होता है, वो होता है हेल्दी बीजों का चुनाव। यदि हम हेल्दी बीजों का चुनाव नहीं करेंगे, अगर हम पोषक बीज नहीं चुनेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, उससे ये होगा कि हमारे जो पौधे पैदा होंगे वो उसमें से कभी निकल ही नहीं पाएंगे, या तो निकलेंगे तो छोटे छोटे से रहेंगे और वो जल्दी खराब हो सकते हैं। सो वी नीड टू सेलेक्ट द हेल्दी एंड प्रोडक्टिव सीड्स टू गेट हाई क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। ओके, सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज गुड एंड healthy quality of seeds. You have seen your mother or your aunt sowing the seeds in the water. आपने अपनी माता जी को या अपने चाची को आपने देखा होगा कि पानी में सोक करते हुए, सोकिंग द सीड्स इन द वाटर। पानी में आपने देखा होगा कि चने को या किसी अन्य दूसरे जैसे मटर हो गया, फिर चने हो गए, इन सभी को पानी में डुबाते हुए आपने देखा होगा। तो इससे करने से क्या होता है, इसको करने से ये होता है कि जो हेल्दी बीज होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जो हमारे खराब बीज होते हैं या सड़े गले बीज होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। इससे ये होता है कि हमें पता चल जाता है कौन से बीज हेल्दी है एंड कौन से बीज खराब है। इस तरीके से अच्छे बीजों की पहचान कर ली जाती है और खराब बीजों को छांट करके अलग कर लिया जाता है, और फिर उन स्वस्थ बीजों को खेत में मशीनों के द्वारा बो दिया जाता है। पुराने ज़माने में तो हल के द्वारा ही, जो पुराने ज़माने की आप देख रहे हैं इमेज पीछे, तो पुराने ज़माने में कुछ इस तरह की बीजों को बोने की मशीन का प्रयोग किया जाता था और उसे बैलों के द्वारा जोत में लगा करके जोत दिया जाता था। बट आजकल के ज़माने में, नए ज़माने में कुछ अलग तरह के कल्टीवेटर्स का और सोइंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप पीछे इमेजेस में भी क्लियरली देख सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड यस, that is about adding manure and fertilizers to your field. बच्चे, मैन्योर यानी होता है खाद और फर्टिलाइजर्स यानी होता है उर्वरक। खाद और उर्वरक इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैन्योर्स आर गेन्ड बाई एनिमल्स दैट वी टेम। हम उन जानवरों से खाद प्राप्त करते हैं जिनको हम पालते हैं, जैसे गाय से, बैल से और भैंस से। ये सभी गांव में जो जानवर होते हैं उनको पालते हैं, तो वो सभी जो गोबर करते हैं तो उनके द्वारा जो प्राप्त होता है हमें, उसी को खाद कहते हैं। ये एक नेचुरल होता है और बायो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। मैन्योर क्या होता है, बायो ऑर्गेनिक होता है, जो हमारे खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इन फैक्ट इंस्टेड ऑफ दैट फर्टिलाइजर्स आर रियली हार्मफुल फॉर आवर environment. So students, coming to our next point, and that is about why our farms or our crops needed manure or fertilizers. Students, because soil provide all nutrients and minerals to the crops, so it is necessary to add manure or fertilizer to the farm. बच्चों, खेत में मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र डालने की आवश्यकता क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी किसी खेत में कोई फसल हेल्दी होती है तो कोई फसल कमज़ोर सी होती है, जैसा कि बूझो भी अपने कमेंट बॉक्स में बोल रहा है। तो किसी खेत में अगर आप देखोगे तो हेल्दी, तो किसी खेत में कमज़ोर फसल होती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण केवल एक है स्टूडेंट्स, कि हम देखते हैं कि अगर हेल्दी फसल जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स या फर्टिलाइजर्स भरपूर मात्रा में पौधे को मिलते हैं, और जो अनहेल्दी प्लांट है, अनहेल्दी पौधा है, अस्वस्थ पौधा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उसके खेत में मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया जाता है। अब बात आती है कि मैन्योर, तो मैन्योर के बारे में जैसा कि हम पहले भी बता चुके कि यह एनिमल से या फिर प्लांट से भी मिलता है। केवल एनिमल से नहीं, प्लांट से भी, जो डेड एंड डिकेड प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स के जो वेस्टेज होते हैं उनसे तैयार होता है मैन्योर। जबकि फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकली तैयार किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। स्टार्टिंग में जब हम लोग अगर बात करें तो 90s के आसपास में फर्टिलाइजर्स हमारी कंट्री में प्रोडक्ट
प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। हमारी देश में सबसे पहले फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन 90s के आसपास में हुआ था, सन 1990-91 के आसपास में। तो उस समय फर्टिलाइजर्स को काफ़ी जोर दिया जाता था। 2006-7 तक काफ़ी जोर दिया गया फर्टिलाइजर्स के ऊपर कि आप यूरिया डालिए, पोटास डालिए, या इन तरह की चीज़ों का ही आप अपने खेतों में प्रयोग करिए। लेकिन बच्चों बाद के समय में बात आई कि इन सब का प्रयोग करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है हमारे खेत के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि यूरिया या डाई या पोटास इन सब का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से अनेक तरह के रोग फैलने लगे। त्वचा संबंधी रोग या पेट संबंधी रोग, ये सभी रोग तेज़ी से फैलने लगे। आज समाज में हमको ज़रूरत है बदलाव करने की, और वो बदलाव कैसे आएगा कि हम पुराने अपनी पद्धति को अपनाएं, जो हमारा बायोकेमिकल है मैन्योर, उसको हम लोग इस्तेमाल करें अपने खेतों के अंदर। इससे क्या होगा, इससे प्रकृति में जो नेचुरल चीज़ें हैं वो लगातार बनी रहेंगी, है ना स्टूडेंट। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन, ऑल ऑफ द लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड प्लांट्स नीडेड वाटर। बच्चों हर तरह के सजीव को पानी की आवश्यकता होती है, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, सभी को जल की आवश्यकता होती है। तो पौधों को पानी देना ही क्या होता है, इरिगेशन। जब हम क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान पौधों को लार्ज स्केल पे पानी देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इरिगेशन, हिंदी में जिसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लिए बहुत से तरीके पुराने ज़माने में अपनाए जाते थे, जिसमें रहट का प्रयोग आप देख सकते हैं गांव में पुराने समय में होता था, नहरों का प्रयोग होता था, नदियों का प्रयोग होता था, और काफ़ी सारे सिस्टम्स का यूज किया जाता था। आज के टाइम में भी नहर चल ही रही हैं और नदियों के जल का भी इस्तेमाल किया जाता है। बांध के जल का, चेक डैम्स बना करके जल का उपयोग किया जाता है सिंचाई करने के लिए। कुछ लोग अपने मोटर्स, टुल्लू पंप्स, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में पानी चलाने के लिए। आप सभी खेतों में गांव से रिलेटेड हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि कौन कौन से मेथड्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इन सभी मेथड्स में काफ़ी ज़्यादा पानी की वेस्टेज भी हो जाती है। तो इसके लिए कुछ जगहों पर जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है, उन स्थानों पर ड्रिप सिस्टम यानी कि बूंद बूंद करके जल की व्यवस्था की गई है। कहीं कहीं पे फाउंटेन सिस्टम यानी फुहारे जैसे थोड़े थोड़े पानी की आवश्यकता, जिससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। क्योंकि हमारे देश में भी पानी का स्तर काफ़ी नीचे गिर रहा है। आपने शायद पिछले साल अगर न्यूज़ सुना होगा तो केरला में और चेन्नई में पानी की बहुत कमी हो चुकी थी। महाराष्ट्र में लगभग 350 के आसपास ऐसे गांव हैं जहां पर सूखा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर पानी का लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है। इसीलिए पानी के वेस्टेज को बचाना होगा हमको, और इसके लिए हमको निरंतर प्रयास भी करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि पौधों को पानी दिया जाता है और पौधों को यदि हम पानी देते हैं तो वो और अच्छे से ग्रो करते हैं। न्यूट्रिशन, उनको जो वाटर से मिलने वाले मिनरल्स होते हैं वो जो वाटर में ईजिली क्या होते हैं, ईजिली वो डिजॉल्वेंट होते हैं, उनके साथ मिल करके वो और तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के आपको इमेजेस में, पीछे भी इमेजेस चल ही रहे होंगे, तो उसमें अलग अलग तरह के केवल सिंचाई के सिस्टम के बारे में बताया गया, तो उसके बारे में आपको उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज प्रोटेक्शंस फ्रॉम वीड्स। वी सी मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर अननोन प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स आर ग्रोथ टुगेदर विद आवर क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के अनजाने पौधे जो होते हैं हमारे खेतों में उग जाते हैं। ठीक है, अननोन प्लांट्स, अनजाने पौधे हमारे खेतों में उग जाते हैं, और हमारे पौधे के साथ, हमारे फसल के साथ जो न्यूट्रिएंट्स उनको दिए जाते हैं तो वो तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं, लेकिन उनसे हमसे कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसलिए हमको उनको काट करके हटाना होता है। वी नीड टू कट देम एंड अवॉइड देम, हमको उनको अवॉइड करना होता है। इसके लिए हमको वीडिसाइडर्स यानी कि खरपतवारनाशी, इस तरीके के चीज़ों का हमको प्रयोग करना पड़ता है, या फिर कई जगह पर उनको हाथों से भी काट करके हटा दिया जाता है या उखाड़ करके भी फेंक दिया जाता है। जैसे कि आप पालक की साग या पालक के बारे में आप एग्जाम्पल अपने गांव में सुना होगा कि पालक के साथ चनरपाल की जो एक क्या है खरपतवार है वो भी उग जाती है, जो जहरीली होती है शायद। और इसी तरीके से गेहूं के साथ बन गेहूं और धान के साथ भी कुछ अजीब तरीके के पौधे उग जाते हैं। तो उन सभी को काट करके, छाट करके या खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करके, वीडिसाइड्स यानी खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करके उन सभी को भी नष्ट किया जाता है। अगर इनको समय से नष्ट नहीं किया जाएगा तो ये सारे क्या करेंगे, ये सारे हमारे जितने भी
पौधे के जो भी अन्य चीज़ें हैं उनको अपने खुद इस्तेमाल कर लेंगे और हमारा पौधा क्या होगा, वह कमज़ोर पड़ जाएगा। ओके, सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज हार्वेस्टिंग। बच्चे, जब हम लोग फसल के उगाने के लिए सबसे पहले हम लोग खेतों की जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग सिंचाई करते हैं, फिर निराई और गुड़ाई यानी कि खरपतवार को हटाने का काम करते हैं। तो सबसे लास्ट का जो काम बचता है वो होता है फसल के पकने का इंतजार करना, और जब फसल पक जाती है तो उसकी कटाई। हार्वेस्टिंग यानी होती है कटाई। तो पुराने समय में कटाई के लिए या आज के समय में जो गरीब लोग हैं वो कटाई के लिए हाथ से बने हुए हंसुए का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी इमेजेस आप साइड में या आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे। तो इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में, तो जिसमें से एक फसल को कटने में कम से कम 5 से 6 दिन या 10 दिन तक भी लग जाते थे अगर बड़े खेत हो तो। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कृषि यंत्रों का आविष्कार हुआ, ट्रैक्टर आया, तो ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए काफ़ी सारे मशीनें आई। शुरुआत में एक थ्रेशर नाम की मशीन आई, बाद में जाके हार्वेस्टर नाम की मशीन आई, कंबाइन नाम की मशीन आई। तो ये अलग अलग तरह की मशीनें अलग अलग तरह के काम करती है। जैसे गेहूं काटने के लिए हार्वेस्टर, धान काटने के लिए भी हार्वेस्टर, थ्रेशर से भूसा बनाया जाता है। आप सभी गांव में देखे ही होंगे, जब इस समय तो सीजन चल रहा है धान का, अभी तो धान बोया जा रहा है, तो फिलहाल में अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब धान पक जाएगा और अक्टूबर या सितंबर के टाइम में उसको काटने का टाइम आएगा तो उस समय आप हार्वेस्टर मशीन्स या कॉम्बाइन मशीन्स को ईजिली अपने गाँव में देख सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप गांव में रहते हो, तो आपको खेती से समझने में काफ़ी आसानी होगी, खेती को समझने में। सो स्टूडेंट्स, एंड कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्लांट्स वी नीड टू स्टोर ऑल आवर क्रॉप्स इनटू द स्टोरेज सेंटर्स। बच्चों, अगर हम जब सारे पौधों को काट लिए, हमने उनको अच्छे से चुन लिया थ्रेशर से, उनमें से भूसा अलग कर लिया, हमने कंबाइन मशीन से उसमें से दाने अलग कर लिए, तब बारी आती है उसको स्टोर करने की, यानी उसको हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो उनको स्टोर करने की, तो उनको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज सेंटर या गोदाम का निर्माण किया जाता है। उसमें अलग अलग तरीके से उनको जीवों से बचाया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि आपके घर में भी अगर स्टोरेज किया जाता होगा तो उसमें नीम की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स है। जबकि बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं उसमें कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है, आलू रखने के लिए या फिर धान या गेहूं रखने के लिए बड़े बड़े स्टोरेज बना दिए जाते हैं शहरों के अंदर। आप देखे होंगे कुछ इस तरीके की इमेज, आप साइड में भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके की इमेज आप देख सकते हैं। ये सभी बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं जिनको हम लोग स्टोरेज सेंटर या कोल्ड स्टोरेज भी कहते हैं। तो अलग अलग तरह की फसल को उगाने के बाद उनको काट करके स्टोरेज करने के लिए सरकार के द्वारा या प्राइवेट कंपनीज के द्वारा इस तरीके की स्टोरेज बनाई जाती है। गांव में तो उतने लार्ज स्केल पर स्टोरेज अवेलेबल नहीं होता है। गांव के लोग अपना ज़्यादातर क्रॉप बेच देते हैं या जो भी स्टोरेज करते हैं उनको थोड़े से ट्रेडिशनल वे में बड़े बड़े टंकी जैसे लोहे के कुछ इस तरीके के स्टील के या लोहे के बने हुए बक्सों में वो रखते हैं।